जो कॉमेडी शो में लोगों को हंसाता है। आर्थर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है ताकि एक दिन उसे भी उस मंच पर खड़े होने का मौका मिले। उसके दिल में यही ख्वाहिश है कि वह भी उस होस्ट के शो में बुलाया जाए और पूरी दुनिया उसके हुनर को देखे। कहानी में आगे आर्थर को दिखाया जाता है जो सड़क पर एक कंपनी का बोर्ड लेकर खड़ा होता है। तभी कुछ लड़के वहां आते हैं और उसे परेशान करते हैं। वे उसका बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे दौड़ता है लेकिन लड़के उसे रोककर मारते हैं, बोर्ड भी तोड़ देते हैं और आर्थर को बुरी तरह पीटते हैं। दुखी होकर आर्थर अपने बॉस के पास जाता है और सारी बात बताता है। बॉस आर्थर पर गुस्सा करता है, कहता है तुम्हारी गलती है, बच्चे ऐसे कैसे भाग जाते हैं, तनख्वाह भी कटेगी। आर्थर चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। उसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर है। उदास होकर बाहर निकलता है, सोचता है क्या मैं इतना बेकार हूँ। घर लौटते ही वो अकेला डांस करने लगता है। उसकी कमजोरी साफ दिखती है। अगले दिन आर्थर अपने साथी को सब बताता है। साथी कहता है तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। आर्थर का एक साथी उसे चुपके से पिस्तौल देता है। वह कहता है इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ सकती है। आर्थर पहले इनकार करता है पर वह उसे जबरदस्ती पकड़ा देता है। थोड़ी देर बाद आर्थर बस में बैठा घर लौट रहा होता है। उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा है जो उसे गौर से देख रहा है। आर्थर उसे मुस्कुराने की कोशिश करता है। बच्चा हंसने लगता है लेकिन उसकी माँ को यह अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से में आर्थर से कहती है हमें परेशान मत करो। आर्थर बिना कुछ कहे बस हंसता रहता है। दरअसल उसे एक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वह ऐसी स्थिति में भी हंस पड़ता है। आर्थर को अपनी हंसी पर काबू नहीं रहता। वह कहीं भी अचानक हंस पड़ता है। बस में महिला को वह एक कार्ड देता है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति के बारे में लिखा होता है। घर लौटकर वह दवाइयाँ लेता है। असल में ये दवाइयाँ वह सरकार के क्लिनिक से मुफ्त में लेता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक दिन वह अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। वह उससे पूछती है तुम अपनी डायरी में क्या लिखते हो। जब वह डायरी खोलती है तो उसमें एक पंक्ति पढ़ती है जो आर्थर की टूटती हुई सोच को दिखाती है। आर्थर अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका है कि कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत भी उतनी ही बेकार हो जितनी मेरी जिंदगी रही है। फिर वो घर लौटता है जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है क्या थॉमस का कोई खत आया। आर्थर शांत स्वर में कहता है कभी नहीं आया। थॉमस एक शक्तिशाली और अमीर आदमी होता है जिससे आम लोग भी डरते हैं। माँ को उम्मीद होती है कि थॉमस उनकी मदद करेगा। अगले दिन आर्थर रास्ते में एक औरत और उसकी छोटी बेटी से मिलता है। वो अकेली माँ होती है। आर्थर को उन दोनों से अपनापन महसूस होने लगता है मगर फिर वह चुपचाप घर लौट आता है। आर्थर की माँ फिर थॉमस का जिक्र करती है। आर्थर थककर कहता है वो हमारी मदद नहीं करेगा। माँ तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। अगले दिन वही अकेली लड़की आर्थर के घर आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है मैंने देखा है तुम अक्सर मेरा पीछा करते हो। आर्थर झिझकते हुए कबूल करता है हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो। लड़की हंस पड़ती है। दोनों में बात बनने लगती है। कुछ दिनों बाद आर्थर को बच्चों के अस्पताल में कॉमेडी करने का मौका मिलता है। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस करता है। तभी अचानक कॉमेडी करते समय आर्थर की जेब से अचानक बंदूक गिर जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। अस्पताल के स्टाफ हैरान रह जाते हैं। सभी के मन में सवाल उठता है कि आर्थर के पास बंदूक क्यों थी। यह बात जल्द ही फैल जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने बॉस को कॉल कर सफाई देता है वो सिर्फ खिलौना बंदूक थी। लेकिन बॉस गुस्से में कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथी ने सब बता दिया है कि बंदूक तुमने उससे ली थी। आर्थर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने बंदूक जबरन नहीं ली थी। फिर उसे ट्रेन में अकेला घर लौटते दिखाया जाता है। ट्रेन में 3 अमीर कारोबारी थे जो थॉमस से जुड़े थे। वे एक लड़की को तंग कर रहे थे। आर्थर अपनी बीमारी के कारण अचानक हंसने लगा। तीनों ने सोचा वह उनका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने आर्थर को पीटना शुरू कर दिया। आर्थर समझाने की कोशिश करता रहा मगर कोई नहीं सुना। आखिर में उसने जेब से बंदूक निकाली और तीनों पर गोली चला दी। उनके मरते ही आर्थर डर से भागा और एक टॉयलेट में छिप गया। वहाँ वो खुद को शीशे में देखता है। घबराहट के साथ साथ उसके चेहरे पर अजीब सुकून भी नजर आता है। आर्थर टॉयलेट में चुप रहने के बजाय नाचने लगता है जैसे उसे किए पर कोई पछतावा नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। इसी बीच टीवी पर खबर चलती है कि वह अपने घर लौट आया है। थॉमस एक बयान देता है 3 मरे हुए लोग उसके कर्मचारी थे और उन्हें एक जोकर ने मारा। लेकिन शहर के गरीब लोग इस पर गम मनाने के बजाय उस जोकर के समर्थन में उतर आए हैं। वे अमीरों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। जोकर उनके लिए अब एक प्रतीक बन गया है। आर्थर फिर अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है जो कहती है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। थेरेपिस्ट बताती है कि सरकार ने फंडिंग रोक दी है, अब वो इलाज जारी नहीं रख सकती। आर्थर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद वह एक कॉमेडी शो में मंच पर नजर आता है। कोशिश करता है लोगों को हंसाने की मगर नाकाम रहता है। घबराहट में खुद ही जोर जोर से हंसने लगता है जिससे उसका मजाक बन जाता है। वह मायूस होकर घर लौटता है। माँ उसे देखकर खुश होती है। तभी आर्थर को थॉमस के नाम लिखा पुराना खत मिलता है। पढ़कर वह हैरान रह जाता है और माँ से सवाल करता है ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों। माँ रोते हुए कहती है बेटा मैंने तुझसे कुछ छुपाया नहीं। थॉमस से मेरा रिश्ता था, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे पर मैं गरीब थी और वो अमीर, इसलिए ये मुमकिन नहीं हुआ। ये सुनते ही आर्थर थॉमस से मिलने निकल पड़ता है। थॉमस के घर पहुंचने पर आर्थर गेट के बाहर उसके बेटे को देखता है। वह बच्चे जैसा बर्ताव करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी घर का नौकर वहां आता है और आर्थर से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नौकर आर्थर से कहता है बच्चों से अजनबियों को बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसे वहाँ से जाने को कहता है। आर्थर रुककर बोलता है मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने सालों तक थॉमस के घर में काम किया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं उसी का बेटा हूँ। इस पर
नौकरानी ताना मारती है, तुम्हारी माँ और तुम दोनों दिमाग से कमजोर हो, ये सब तुम्हारा वहम है। ये सुनकर आर्थर बेचैन हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। आर्थर की माँ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाहर 2 पुलिस अफसर आर्थर से मिलने आए। उन्होंने पूछा, तुम उन 3 लोगों के बारे में जानते हो जो ट्रेन में मारे गए? आर्थर ने अनजान बनने की कोशिश की, मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानूं? उसे याद था यही सवाल पुलिस ने उसकी माँ से भी किया था, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई थी। आर्थर माँ के पास अंदर गया, वहाँ वही अकेली महिला भी थी जिससे उसकी जान पहचान थी। तभी टीवी पर उसका पसंदीदा शो आने लगा, जिसमें उसका पसंदीदा कॉमेडियन था। आर्थर उसे देखकर खो गया। टीवी पर अचानक आर्थर को अपना ही चेहरा नजर आता है। असल में उसका पसंदीदा कॉमेडियन उसी का मजाक उड़ा रहा होता है। आर्थर को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपना आदर्श मानता था वही उसे नीचा दिखा रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी गलती पर पूरा शहर हंस रहा है। तभी थॉमस अपने घर लौटता है। टीवी पर खबर चल रही होती है कि शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गरीब लोग जोकर की शक्ल में सड़कों पर उतर आए हैं और अमीरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। माहौल धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। शहर में अमीर और गरीबों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। थॉमस के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ चुकी थी। आर्थर यह देखकर अंदर से खुश था, क्योंकि हर कोई जोकर के मेकअप में सड़कों पर उतरा था। पहली बार उसे लगा कि उसकी पहचान को लोग नोटिस कर रहे हैं। शहर का मशहूर थिएटर विद्रोह का केंद्र बन चुका था, जहां अमीर लोग फिल्म देख रहे थे। थॉमस भी उसी थिएटर में मौजूद था। बाहर पुलिस हालात संभालने की कोशिश कर रही थी। माहौल का फायदा उठाकर आर्थर चुपचाप थिएटर के अंदर घुस जाता है। आर्थर थिएटर के वॉशरूम में थॉमस से आमना सामना करता है। वह धीमे से कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, माँ ने सब बताया है। थॉमस गुस्से में इनकार करता है, मुझे ऐसी किसी औरत का पता नहीं। फिर वह आर्थर को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। आर्थर चुपचाप घर लौट आता है। कुछ देर बाद उसके पास पुलिस की कॉल आती है। वो उससे उस दिन की घटना पर सवाल करते हैं जब ट्रेन में 3 लोगों की हत्या हुई थी। आर्थर को पता चलता है कि उसका पसंदीदा कॉमेडी शो उसे बुलाना चाहता है। उसकी वही मजाकिया क्लिप अब हर जगह चर्चा में है, जिससे शो की लोकप्रियता भी बढ़ गई है। आर्थर ये सुनकर बहुत खुश होता है और वहाँ जाने की तैयारी करता है। तभी उसे याद आता है कि थॉमस के नौकर ने उसकी माँ को मानसिक रूप से बीमार कहा था। सच्चाई जानने के लिए वह उस अस्पताल पहुँचता है जहाँ कभी उसकी माँ का इलाज हुआ था। वहाँ जाकर वह उनकी पुरानी फाइल निकालने की कोशिश करता है। आर्थर चुपचाप अस्पताल से अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है। रिकॉर्ड पढ़कर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी आदमी से गलत रिश्ता था, जिसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। उसी दौरान आर्थर के सिर में भी चोट लगी थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ती गई। यह सब जानकर वो परेशान हो जाता है और उस महिला के घर पहुंचता है जिसे वह दोस्त मानता था। लेकिन वहां जाकर उसे समझ आता है कि वो महिला कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। वह सब उसकी सोच और कल्पना का हिस्सा थी। आर्थर अंदर से टूट चुका था। अस्पताल ले जाते वक्त गुस्से में आर्थर ने अपनी माँ का गला घोंट दिया। घर आकर उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसके पीछे लिखा था, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। यह थॉमस के लिखावट में था और तस्वीर उसकी माँ की थी। तभी आर्थर को लगा कि माँ शायद सच कह रही थी। टूटे मन से उसने जोकर का मेकअप करना शुरू किया। तभी उसका सहकर्मी वहाँ आ पहुँचा। उसने आर्थर से कहा, मैं तुम्हारी माँ की मौत और ट्रेन में हुई हत्याओं पर बात करना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि उसका सहकर्मी उसे फंसाने आया है। गुस्से में वह उसे मार देता है। इसके बाद वह खुद को तैयार करता है, जोकर का मेकअप और कपड़े पहनता है। वह अपने पसंदीदा कॉमेडी शो में जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह खुशी से नाचते हुए जाता है। तभी पुलिस के 2 अफसर उसे रोकने पहुंचते हैं, जो ट्रेन वाली घटना की तहकीकात कर रहे थे। आर्थर भागता है और भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में बहुत से लोग जोकर बने हुए होते हैं। पुलिस उसे इतनी भीड़ में ढूंढ नहीं पाती। अफसर मिलते ही आर्थर वहां से निकलकर सीधे अपने पसंदीदा कॉमेडी शो में पहुंचता है। शो के होस्ट से मिलने के बाद वह मुस्कुराकर कहता है, तुम भी क्या अमीरों के खिलाफ हो जो ये रूप अपनाया है? फिर वह धीरे से बोलता है, लोगों को मत बताना कि मैं सिर्फ एक मामूली जोकर हूँ। तभी शो का सीधा प्रसारण शुरू होता है। दर्शक आर्थर को देखकर खुश हो जाते हैं और तालियों से उसका स्वागत करते हैं। होस्ट मुस्कुराकर उससे पूछता है, तुम ये जोकर वाला मेकअप लगाकर यहाँ क्यों आए हो? जोकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था, इसलिए ऐसा मेकअप करता हूँ। लोगों को मेरी यही पहचान पसंद है। फिर वह चौंकाने वाला सच सबके सामने रख देता है। लाइव शो में वो कबूल करता है, ट्रेन में जिन लोगों की जान गई वो मैंने ली थी। वो आगे जोड़ता है, गरीबों को रोज दबाया जाता है, अमीर जो चाहे करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। पर जब कोई कमजोर पलटता है तो सबको दिक्कत होती है। क्या यही इंसाफ है? पूरा स्टूडियो सन्न रह जाता है। जोकर कहता है, अगर गरीब मरे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अमीर पर हमला होता है तो सब चौंक जाते हैं। क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या हम सब बराबर नहीं हैं? वह समाज को खोखला और खुदगर्ज बताता है। फिर वह होस्ट से कहता है, तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की चर्चा बढ़ रही है। ये कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन होस्ट इनकार करता है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। आर्थर गुस्से में कहता है, तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गुस्से में वह लाइव शो के बीच ही गोली चला देता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर आर्थर पूरे आत्मविश्वास में रहता है। जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और गाड़ी में बैठाकर ले जाती है।
जाती है। रास्ते में आर्थर देखता है कि सड़कों पर भीड़ उसका समर्थन कर रही है। कुछ लोग एम्बुलेंस लेकर पुलिस कार को टक्कर मार देते हैं। गाड़ी पलट जाती है और आर्थर आजाद हो जाता है। पुलिस की गाड़ी हादसे में पलट जाती है और आर्थर बाहर निकल आता है। वह गाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखता है। भीड़ उसे घेर लेती है और तालियों से उसका स्वागत करती है। उसके चेहरे पर खून बह रहा होता है, मगर वो उसी खून से एक मुस्कान बना लेता है। उसकी हंसी में दर्द छुपा होता है, लेकिन लोग उसे हीरो की तरह देख रहे थे। पहली बार आर्थर को अपनापन महसूस होता है। तभी दूसरी तरफ थॉमस नजर आता है। थॉमस अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर छोड़ने की तैयारी में था। तभी एक जोकर जो भीड़ में छुपा खड़ा था उन पर गोली चला देता है। बेटे को छोड़ बाकी दोनों मारे जाते हैं। सीन बदलता है। आर्थर एक मानसिक चिकित्सक के सामने बैठा है। वो बिना किसी वजह के हंस रहा है। डॉक्टर पूछती है, तुम यूं ही क्यों हंसते रहते हो? आर्थर मुस्कुराकर कहता है, तुम ये कभी नहीं समझोगी। बाहर निकलते समय उसके जूतों पर खून के निशान दिखते हैं, जो उसकी टूटी हुई मासूमियत की कहानी बयां करते हैं। इस पूरी कहानी से यही समझ आता है कि जब किसी इंसान को बार बार तकलीफ दी जाती है, उसे अपमानित किया जाता है, तो वो भी एक दिन विद्रोह कर बैठता है। जो कभी मासूम और कमजोर था, वही समय के साथ खतरनाक बन जाता है। आर्थर के साथ भी यही हुआ। लोगों ने उसका दर्द समझने की जगह उसे नजरअंदाज किया, और जब वो टूट गया तब उसकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं रहा। आखिर में वो अपने ही अंदाज में दुनिया को जवाब दे गया। यही फिल्म का असली संदेश